हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं प्रशांत शर्मा। आपके लिए लेके आया हूं एक शानदार सी क्लास जो प्रैक्टिस सेट है, जो आपका रीजनिंग का रहने वाला है। और जैसा कि आपको पता है, एग्जाम डेट आपके नजदीक आ चुकी है और दिलों की धड़कन एकदम बढ़ती जा रही है आपकी। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है और आप मेहनत करते रहना है। और आप ये मत सोचिए कि मतलब एग्जाम डेट आ गई, अब क्या होगा, अब क्या होगा। आप अपनी मेहनत को निरंतर बनाए रखिए, क्योंकि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। अगर मेहनत करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए आइए इसी के साथ बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो रहेगा आपका टाइम क्या नाम डायरेक्शन से रहेगा। इस डायरेक्शन को समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सिंपल चलते हैं, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो डायरेक्शन को समझ लेंगे पहले हम लोग। इस पर डायरेक्शन जो होंगी आपकी, ये डायरेक्शन होती है चार। ये आपका नॉर्थ रहेगा, ये आपका ईस्ट रहेगा, ये आपका साउथ रहेगा, ये आपका वेस्ट रहेगा। अगर मैं सब डायरेक्शन की बात करता हूं इसकी उपदिशाओं की, तो चार उपदिशाएं होती हैं इसकी। जो उपदिशा कैसे कहते हैं भाई, दिशा जो आपकी मूल दिशा है। अगर हम उपदिशाओं की बात करते हैं तो चार उपदिशाएं होती हैं। ये हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट। अगर इसकी बात करें तो ये हो जाएगा साउथ ईस्ट। अगर इसकी बात करेंगे तो इन दोनों को मिलाकर साउथ वेस्ट हो जाएगा। इन दोनों को मिलाकर नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। तो मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन करना चाहूंगा कि अगर मुझे ये बताइए कि इसको साउथ ईस्ट ही क्यों बोलते हैं, इसे ईस्ट साउथ कभी क्यों नहीं सुना आपने कि इसे भैया कहेंगे, आप कहेंगे पूर्व दक्षिण। पूर्व दक्षिण के दक्षिण पूर्व सुना हुआ आपने। अगर आप बता सकते हैं तो मुझे आप बताइए, क्योंकि इसके पीछे एक साइंटिफिकल रीजन है। क्या एक साइंटिफिकल रीजन है, इसे क्यों कहेंगे। चलो मैं बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हम लोग पहला क्वेश्चन। अगर आप इसका बता सकते हो तो आप मुझे बताइए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है आपको, एक व्यक्ति पूरब की ओर मुख किए हुए चलना शुरू करता है और 20 किलोमीटर चलता है। वहां से वह 135 डिग्री वामावर्त घूमता है और 10 किलोमीटर चलता है। फिर वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। फिर उसका मुख किस दिशा में। अगर मैं आपको बता दूं पहले तो ये घड़ी है। अगर घड़ी अगर 12 यहाँ पे 12 बजे, यहाँ 6 बजे, यहाँ 3 बजे और यहाँ पे 9 बजे। अगर हम इस तरीके से चलेंगे इधर तो ये होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो घड़ी की सीधी दिशा में। यहाँ आपकी ये हैंड्स रहेगी सुई। अगर इधर चलेंगे तो ये क्लॉकवाइज है, जिसे कहेंगे दक्षिणावर्त। अगर जिस बच्चे को नहीं पता है, और अगर ये सुई अगर उल्टी जा रही है घड़ी तो इधर कहेंगे वामावर्त, इसे कहेंगे एसीडब्ल्यू, एंटी क्लॉकवाइज। ये वामावर्त हो जाएगा आपका। अब इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। एक व्यक्ति पूर्व की ओर मुख किए हुए चलता है, इधर पूर्व की ओर जा रहा है। ये 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है आपकी, 20 किलोमीटर। अब वहां से 135 डिग्री वामावर्त घूमता है। अब बच्चा यहाँ पे आ गया ये, और 135 डिग्री आप घुमाएंगे तो ये होता है आपका 90 डिग्री। अगर मुड़ जाएगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, लेकिन वो 135 डिग्री घुमा है। अगर यहाँ से अगर देखेंगे तो ये अगर मुड़ेगा तो इस तरीके से मुड़ेगा। यहाँ पे इस दिशा में 10 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चलेगा। 10 किलोमीटर चलने के बाद वहां से 135 डिग्री वामावर्त घूम गया। अब ये 10 किलोमीटर चला, फिर एक 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अगर मैं देखूंगा कि अगर इस तरीके से देखिए यहाँ पे, अगर इस तरीके से चलेगा तो ये लाइन ऐसे जाएगी। अगर 90 डिग्री की बात करता हूं तो ये ऐसे जाएगी। अगर वो 45 डिग्री मूव हुआ है तो वो इस तरीके से सीधा जाएगा। अब वो किस दिशा में जा रहा है, तो ये वाली डायरेक्शन जो होगी वो आपकी नॉर्थ होगी। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती ये करेंगे कि वो इधर से घुमाने के बाद फिर उसे 45 डिग्री ऐसे मुड़ा देंगे। ये भैया 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर आपको एंगल की नहीं पता है, अगर एल बन रही है तो ये 90 डिग्री होगा। इसे आधा कर देंगे तो ये 45 हो जाएगा। तो इस तरीके से आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो आपका उत्तर रहेगा डी ऑप्शन, इसको आंसर होगा। चलिए आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है आपका, दिए गए विकल्प में संख्याओं की विषम जोड़ छांटिए। आपका विषम निकाला है, ऑड वन आउट वाला क्वेश्चन है। तो लेते हैं 1 और 8। 1 और 8 में क्या रिलेशन है हमें ये पता करना है। अगर मैं इसमें 7 से गुणा करूं और 1 जोड़ दूंगा तो मुझे 8 प्राप्त हो जाएगा। अगर मैं इस वाले सेक्शन को लेता हूं तो 3 में अगर मैं 7 का गुणा करूंगा प्लस 1 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 22 हो जाएगा। अगर मैं इस वाले सेक्शन को लेता हूं तो 7 में 7 का गुणा करूंगा प्लस 1 हो जाएगा। अच्छा सर 7 का ही क्यों गुणा क्यों कर रहे हैं, कि विषम छांटना है। कि सिमिलर क्या है, सिमिलरिटी ये है 7 का मल्टीप्लाई करना है प्लस 1 करना है, ये आपका सिमिलरिटी है। तो रूल के साथ चलेंगे भाई, रूल के साथ। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 50 हो जाएगा। अगर मैं फोर्थ वाले इसको लेता हूं तो 9 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करूंगा प्लस 1 करूंगा तो ये 64 होता है, आना चाहिए 65 आ रहा है इसमें। तो ये आपका ऑड हो जाएगा। तो आशा करता हूं समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। आप मेहनत करते रहिए। आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग है, इसकी एक ही शानदार ट्रिक है, मैं आपको बता दूं। नॉन वर्बल रीजनिंग को अगर करना है तो आप गलत को
छांटिए, मतलब गलत को छांटिए, आप सही मत ढूंढिए। अगर सही आंसर आप ढूंढेंगे तो आंसर नहीं मिलेगा। आप गलत ऑप्शन को चूज कीजिए, गलत ऑप्शन को हटा दीजिए, एलिमिनेशन ऑप्शन कहते हैं इसे, गलत को छांट दीजिए। अब देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर का निकालना है, तो ये देखिए पहले ये दोनों ब्लैंक है, और अगर यहाँ पे एक लाइन है तो यहाँ पे लाइन होनी चाहिए। पहली बात तो इसमें कौन सा नहीं हो सकता, ये वाला कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे अगर इसे एडजस्ट सेट करना होता है, ऐसे इस आकृति को उठा के ऐसे ही सेट करनी होती है सिंपल, तो यहाँ पे पहली वाली आकृति कभी नहीं निकल सकती। इसी तरीके से गलत को छांटना है आपको। तो देखिए दूसरी वाली आकृति में आपकी यहाँ पे कोई लाइन नहीं दे रखी, इसलिए ये भी गलत हो जाएगी। अगर इस लाइन की अगर मैं चूज करता हूँ तो इसको यहाँ पे शिफ्ट किया जा सकता है, लेकिन इसमें जो बीच में ये बनी हुई है, ये वाली आकृति इसमें नहीं है कहीं भी, यहाँ होती है अगर तो ये होता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो रहेगा आपका, वो भी आपका कौन सा अलग है, ये और छांटने को कह रहा है। तो देखो ये क्लासिफिकेशन जो टॉपिक है, वहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। वर्गीकरण टॉपिक है, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन लगा रखे नहीं लगा रखा तो हमारे साथ बने रहिए। हम जितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं उतना अच्छा है, और मैंने आपको वादा किया था आपके प्रतिदिन एक प्रैक्टिस सेट आएगा, उस वादे पे मैं खरा उतर रहा हूं। और आप मेहनत करते रहिए बच्चा, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। जिसने भी कहा ये लाइन बहुत अच्छी है। नारियल की बात कर रहे हैं, मूंगफली की बात कर रहे हैं, राई की बात कर रहे हैं। आप कहेंगे सर ये देखो नारियल पेड़ पे आता है, आम पेड़ पे आते हैं, और राई पेड़ पे आती है, और मूंगफली आपकी जमीन के नीचे आती है। तो जमीन के नीचे आती है, यही आंसर होगा। वो बच्चे बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अगर ऐसा सोच रहे हो आप तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे ये रिलेशन नहीं दे रखा। सिंपल सी बात है, नारियल का ऑयल निकाला जाता है, मूंगफली का भी ऑयल निकाला जाता है, और राई का भी ऑयल निकाला जाता है। आप कहोगे सर राई क्या है? राई कहते हैं भाई सरसों को, सरसों को कहेंगे राई, जिसका ऑयल निकाला जाता है, जो सब्जी में हम लोग यूज करते हैं। आम आपके पेड़ पर आते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आम यहाँ पर फल की बात की गई है, आम फ्रूट है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो आम और अलग रहेगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रैक्टिस करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे। इस समय ऑब्जेक्टिव लगाने का टाइम है, केवल पेपर पे आप प्रश्न लगाइए, पेपर लगाइए। सिलेबस जितना पढ़ना है उतना पढ़ चुके हैं। इस क्वेश्चन को करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। दिए गए विकल्प से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष अक्षरों का चयन करें जो पहली जोड़ी के संबंध में अनुरूप है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह कौन सा अक्षर आएगा, मतलब इसका जो इससे रिलेशन है वही रिलेशन सेम इसका इससे निकालना है, वो बताइए आप अगर बता सकते हैं। ये दे रखा है कास्टिज्म। कास्टिज्म का मतलब होता है बेटा जातिवाद। आप इस तरीके सॉल्व करेंगे, सी से डी बढ़ रहा है, इधर से ये बढ़ रहा है, उधर से ये बढ़ रहा है। आपने टॉपिक पढ़े, देखो एक होता है आपका रिवर फॉरवर्ड और बैकवर्ड पैटर्न। अगर आप इस तरीके से करते हो कि अगर मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग के पैटर्न बताता हूं, पहला आता है फॉरवर्ड बैकवर्ड पैटर्न, या तो संख्या को बढ़ाएगा या फिर घटाएगा। फिर आता है एक रिवर्स पैटर्न आता है, एक आता है क्रॉस पैटर्न आता है। अगर बात करते हैं, एक आपका पोजीशन चेंज आता है, एक अपोजिट चेंज पैटर्न आता है, और आपका इलॉजिकल पैटर्न आता है, 2 स्टेप फैक्टर आता है। अगर इन 7 पैटर्न, ये 8 पैटर्न है मेरे कोडिंग डिकोडिंग के टॉपिक में, अगर 8 पैटर्न अगर आपने कर रखे तो कोडिंग डिकोडिंग का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बच सकता। तो ये क्वेश्चन इलॉजिकल पैटर्न से है, जो इलॉजिकल पैटर्न आएगा जिसमें कोई क्वेश्चन लॉजिक नहीं लगेगा। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आप मुझे बताइए, आगे क्या आएगा। आगे मैं पूछना चाहता हूं आपके ऑप्शन, आप मुझे बताइए कि यो दे रखे हैं, आंसर इसका क्या रहेगा। अगर मैं बात करता हूं ऑप्शन में दे देता हूं आपके ए, सी, आर और एस। ऑप्शन क्या रहेगा ये मुझे बताइए, अगर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखो बेटा, कास्टिज्म का मतलब होता है जातिवाद, और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। जातिवाद का संबंध है भेदभाव से। इसी तरह से वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहा है, तो वुमेन एम्पावरमेंट का संबंध जो रहेगा जेंडर इक्वलिटी से रहेगा। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब होता है नारी शक्ति। क्या होता है? नारी शक्ति। नारी शक्ति क्यों कहेंगे? तो यहाँ पर लोक समानता हो जाएगी। आशा करता हूं समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन रहेगा आपका, वैकल्पिक शब्दों को, दिए गए वैकल्पिक शब्दों को उस शब्द का चयन करें जिसमें मैजेस्टिक शब्द से अक्षरों से जोड़कर नहीं बनाया जा सकता। बर्ड फॉर्मेशन टॉपिक से ये क्वेश्चन है। बर्ड फॉर्मेशन जो रहेगा, मैं आपको सिंपल सी बता दूं बात, देखो एस इसमें दिख रहा है, इसमें कौन कौन से अक्षर नहीं दिख रहे हैं? एस दिख रहा है इसमें, ई इसमें दिख रहा है, एम इसमें दिख रहा है, ए इसमें दिख रहा है, ये सारे वर्ड दिख रहे हैं, टी इसमें है,
और आई इसमें है, सी इसमें है, मतलब ये सारे वर्ड्स जो हैं वो इसमें अवेलेबल हैं, इससे ये वर्ड बन सकता है। अगर आइटम की बात करता हूं तो ITEMS, ITEMS आइटम्स भी बन रहा है। अगर ईस्ट की बात करता हूं तो ईस्ट भी दे रखा है इसमें, ERA EAST ईस्ट भी बन जाएगा। आपका ये वाला जो है एपेक्स, एपेक्स नहीं बनेगा क्योंकि इसमें दे रखा है EPIC, ये पी वर्ड है जो इसमें कहीं भी नहीं है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। वर्ड फॉर्मेशन का टॉपिक है, मैंने हर टॉपिक क्वेश्चन यहाँ पर रखा है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। इसमें ढूंढना है आपको निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है, मतलब ये कौन सा गलत है। अगर बात करूं मैं 38 यहाँ पे दे रखा है, 48 यहाँ पे दे रखा है, 96 यहाँ दे रखा है और 192 दे रखा है। पहली ट्रिक ये लग रही है मुझे, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये सारी संख्याएं इवन है। ठीक है, ये भाई कोई भी संख्या ऑड नहीं है, ये सारी संख्याएं 2 से कटती हैं क्योंकि ये इवन है इसीलिए। तो देखो इसका पहले देखिए, ये 12 से कट जाएगा, मुझे कॉमन चीज देखिए 12 से ये कट जाएगा, तो क्या 12 से ये कट जाएगा, 12 से डिवाइड हो जाएगा ये 192। हाँ भैया 12 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 17 बार डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपल सी बात ये है कि नहीं 16 बार होगा, 16 टाइम डिवाइड होगा। तो देखो एक तो तरीका ये 12 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये 12 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये डिफरेंट होगा। एक ट्रिक और ऐसी, 48 दूनी 96, 96 दूनी 192, अगर ये होता तो यहाँ 24 होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? 24। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो डी रहेगा। तो ये ऑड वन आउट है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन रहेगा उसको देखते हैं। आप मेहनत करते रहिए। अगर मैं आपको बताऊं गणित सीखने का या रीजनिंग सीखने का एकमात्र तरीका है कि आप निरंतर प्रयास करते रहें। आप निरंतर प्रयास करते हैं, निरंतर प्रयास से भाई लोगों ने पहाड़ तक खोद दिया है। आपको तो केवल एक वर्दी लेनी है, उस वर्दी के लिए आपको मेहनत करनी होगी, क्योंकि वर्दी का जो कलर है ना, वर्दी का जो कलर है वो केवल मेहनत से मिलता है, किस्मत से तो बहुत कम मिलता है। किस्मत से केवल उतना मिलता है जितना मेहनत करने वाले लोग छोड़ दिया करते हैं। तो चलिए बेटा मेरे साथ, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब ये एक दे रखा है, 10 दे रखा है, 13 दे रखा है, डैश 17 दे रखा है, डैश 24 दे रखा है और डैश 35 दे रखा है, 35 दे रखा है और क्वेश्चन मार्क। इसकी जगह क्या आएगा ये बताना है आपको। सिंपल सी बात है, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है कि सर 3 का डिफरेंस है। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है कि सर 4 का डिफरेंस है। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है कि सर 7 का डिफरेंस है। इन दोनों में कितने का डिफरेंस है सर कि इसमें 11 का डिफरेंस है। तो देखो एक सीरीज बन रही है, 3 और 4 दोनों को मिलाता हूं तो ये 7 आ गया, 7 और 4 दोनों को मिलाता हूं तो ये 11 आ गया, 11 और 7 दोनों को मिलाऊंगा तो यहाँ 18 आ जाएगा, 18 जो आएगा। अब इन दोनों को जो मैं ऐड कर दूंगा ना, तो इन दोनों को ऐड करके आएगा 53, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो देखो सीरीज के क्वेश्चन के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, केवल और केवल एकमात्र तरीका है सीरीज के लिए कि आप पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, सीरीज का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका सीरीज से है। जैसे सीरीज की बात करें, अल्फाबेट सीरीज है, तो अल्फाबेट सीरीज में मैं बनाता हूं तो आपको ए और बी दे रखा है, डैश एक्स और डब्ल्यू दे रखा है। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है बेटा, इसको देखिए ई और एफ आएगा। ये जो दे रखा है ई और ई, ये ई नहीं है एक्चुअल में, ये एफ है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। और आगे देखते हैं, इधर यहाँ क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद आई और जे है और उसके बाद पी और ओ है। अगर हम बात करते हैं देखो ए, एक से एक है, ए की बात करते हैं, एक से इधर देखो यहां रिलेशन बन रहा है कि +4 कर दिए इसने, इधर से फिर रिलेशन बन रहा है कि यानी +4 कर दिए इसने। अब आगे रिलेशन बनाएगा तो ये आगे ही तो बनाएगा एक छोड़कर। ठीक है सर, 24 आता 20 पर, 20 में से मैं कहूंगा कि भाई यहां पर -4 कर रहा है। क्यों, मुझे कैसे पता चला कि इसका एक और तरीका है कि आप सीक्वेंस सीरीज को देखेंगे, ध्यान से देखिए। 24 है, 24 में से अगर 4 में या तो जोड़ूंगा, अगर जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा 28, 28 पे बी आएगा, बी कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैं जोड़ता भी हूं तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए मैं क्या करूंगा, मैं 4 लेस कर दूंगा इसमें से, ये 24 पे आता है। याद कैसे रखोगे 24 पे आता है, 1 2 3 4 लैक्स है, इसका मतलब 24। आप एम को कैसे याद रखोगे, एम में अगर धक्का मार दूंगा तो ये गिर जाएगी बेटा, 13 बन जाएगा। इसी तरीके से जी को कैसे याद रखोगे, सर जी में 7 दिखता है, तो ये समझ आया होगा। तो यहाँ घटाएंगे हम तो टी आ जाएगा। अच्छा एक शब्द आ चुका है, अगर देखो यहां से ये कितना है, टी आ गया। अब ये क्या रहा है, देखो ए से एक बढ़ाया +1, यहाँ पे एक घटाया -1,
ई से एफ किया +1, और इधर क्या करेगा -1 करेगा तो एस आ जाएगा, -1 करेगा टी और एस इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर समझ में आया होगा, नहीं भी समझ में आया तो सिंपल सा तरीका एक और बताता हूं, सेकंड मेथड और इसका, कि देखिए ए और बी में कितना डिफरेंस कर रहा है, कि सर +1 कर रहा है, एक्स और डब्ल्यू में -1 कर रहा है, ई और एफ मैंने आपको बताया यहाँ पे ये एफ है, ई और एफ में +1 कर रहा है। आगे सर जो भी आएगा ना, जो आपका ये इससे 4 का डिफरेंस है, टी आएगा और -1 करेगा तो एस आ जाएगा, टी और एस इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको समझते हैं। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ दिखाई दे रहा है। 3 और 7 और आपका दे रखा है कि यहाँ पे 8 और 12, 9 और 13, आपसे 7 से डिफरेंस पूछा है, 7 से क्या आएगा। तो देखो मुझे दिख रहा है कि इन दोनों में कितने का अंतर है, 4 का अंतर है, इन दोनों में कितने का अंतर है, मतलब +4 किया है, और इसमें क्या +4 किया है। क्वेश्चन दिखने में टफ लग रहा था, है नहीं टफ, सिंपल सी बात है। मैंने यहाँ पे देखो 4 ऐड करूंगा, बिल्कुल आपका प्रैक्टिस सेट एज इट इज जैसा लगेगा 11, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन है। चलिए अगले प्रश्न पे, आप मेहनत करते रहिए, मेहनत आप करते रहेंगे तो चीजें ठीक मिलेंगी। और मैं आपको बता दूं, हमारी जो कंप्यूटर की वीडियो है उसे आप जाके प्लेलिस्ट में देखते हैं, समीर सर ने बहुत ही शानदार तरीके से आपको साइबर क्राइम को समझाया है, तो आप समझिए इस चीज को और आप देखिए, जहां नोट पॉइंट लिखा है उन नोट पॉइंट को लिखो। समीर सर की दूसरी वीडियो जो कि कंप्यूटर की अभी आने वाली है उसको भी आप देखिए, मैथ के प्रैक्टिस लाई। अगला क्वेश्चन है आपका मिसिंग नंबर से। भैया इस क्वेश्चन को तो हमें छोड़ देना चाहिए, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट बना हुआ है। आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये मिसिंग नंबर है। मैं सिंपल तरीके से जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसका आप आनंद लेते रहिए। देखो सिंपल, इसको बनाने का एक तरीका बताता हूं। इसके लिए आप क्या करो कि आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, आपको क्यूब याद होने चाहिए, और आपको टेबल याद होनी चाहिए, और जोड़ घटाए तो भाई सभी जानते हैं, आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो इसीलिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में एक रूल होता है, अगर मैं या तो इनका रिलेशन ऐसे इस तरीके से बनेगा, या इन सबको या तो या मल्टीप्लाई करेगा, या इनको ऐड करेगा, या कोई सी दो को घटाएगा जोड़ेगा, मतलब कुछ भी तिकड़म लगाना है आपको। ये वाला क्वेश्चन लात भूसा थप्पड़ सब चलेगा इसमें, मतलब गुणा भाग जोड़ घटाओ उस पर कुछ भी कर सकता है। इसके मैं आपको बहुत ही जल्दी प्रोवाइड कराने वाला हूं आपके एमसीक्यू 50 क्वेश्चन, जो कि आपको बहुत ही शानदार मेथड के साथ और जो एग्जाम पैटर्न पर रहेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग। ये जो क्वेश्चन है देखो आप यहाँ पे देखिए, 4 और 3 7, 7 और 8 15, ये जोड़ के 15 आ रहा है। अगर 7 और 2 9, अब ये जोड़ के 15 अगर आ जाता है, 9 और 6 15, अगर दोनों जोड़ के 15 आ रहे हैं तो तीसरा भी जुड़कर 15 आएगा। तो 9 और 1 10, प्लस कितना जोड़ूं कि उसमें 15 हो जाए। तो अगर सर ये दोनों जुड़ के 10 हो जाएंगे, 10 प्लस x बराबर 15 हो जाएगा, x बराबर 5 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन ए रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है कैलेंडर से लिया गया है, कैलेंडर से क्वेश्चन लिया गया है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कैलेंडर में लीप वर्ष जो होती है, लीप ईयर जो होती है, लीप ईयर में पूछना चाहता हूं, 2 लीप वर्षों में अधिकतम कितने वर्षों का डिफरेंस होता है, अगर आप मुझे बताइए, अगर आप बता सकते हैं। दोबारा सुन लीजिए क्वेश्चन, 2 लीप वर्षों में अधिकतम कितने वर्ष का डिफरेंस होता है, आप मुझे ये बताइए, कमेंट बॉक्स में करके बताइए अगर आपको पता है तो, नहीं तो मैं बताता हूं फिर। और मैं आपको बता दूं, देखो मैंने आपको भी क्वेश्चन समझाया था कि इनको यहां पे कहते हैं, ये होता है ईस्ट और ये होता है साउथ, तो इनको साउथ ईस्ट ही क्यों बुलाते हैं बेटा, साउथ ईस्ट इसीलिए बुलाते हैं, इसका साइंटिफिक रीजन सुने कि जो आपने सुना होगा कि आपकी कंपास सुई जो होती है वो आपकी नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर इशारा करती है। कंपास बॉक्स सुनी होगी जब आपने 12th क्लास में प्रैक्टिकल किया होगा, नहीं सुनी तो कोई दिक्कत नहीं है। कंपास सुई जो होती है वो केवल इसी तरफ, यहां से लेकर यहां तक और इधर से इधर तक, ये इस तरीके से चलती है। यहाँ पे एक पॉइंट होता है और ये इस तरीके से इंडिकेट करती है आपको ऐसे। तो आप ध्यान से समझिए, कंपास सुई के कारण या उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुवों के कारण इसको हम लोग दक्षिण पूर्व बुलाते हैं और उत्तर पूर्व बुलाते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ये कह रहा है 9 फरवरी 2012 को यदि थर्सडे है, तो 9 फरवरी 2016 को कौन सा दिन होगा। तो पहले मैं आपको बता दूं, सिंपल सी बात है,
इन दोनों का डिफरेंस लेंगे आप, 4 वर्ष आएगा, और आप लीप वर्ष काउंट करेंगे। बेटा ये कोई लीप वर्ष काउंट नहीं होगी। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे होगा, लीप वर्ष काउंट क्यों नहीं होगी? बेटा 29 फरवरी इसमें नहीं आई है अभी। 29 फरवरी आने के बाद कौन से प्रधानमंत्री का जन्म था मुझे बताइए, और उनके कार्यकाल में एक संशोधन हुआ था, और वो 61वां संविधान संशोधन है, और वो किस सन में हुआ था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए अगर बता सकते हैं तो आप। बेटा इसको लीप ईयर नहीं काउंट करेंगे, ओनली ये वाली लीप ईयर काउंट होगी, एक लीप ईयर हो जाएगी 5 दिन। बेटा अभी देखो 2012 से 2016 में जा रहा है, तो दिन आगे बढ़ेंगे, तो 5 इसमें जोड़ देंगे, तो सीधा 5 जोड़ने के बाद आपका ट्यूसडे, ट्यूसडे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सर आपने इतनी जल्दी क्यों कर दिया? सिंपल सी बात है, मैंने इतनी जल्दी ऐसे कर दिया, आप 5 जोड़ोगे, मैंने 2 घटा दिए, क्योंकि 5 और 2 7 होते हैं, तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो मंगलवार ऑप्शन सी आंसर रहेगा। तो समझ आया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा बहुत ही शानदार प्रश्न है, मेकिंग डिसीजन टॉपिक से क्वेश्चन है। बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये टॉपिक नहीं भी पढ़ा होगा, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, प्रशांत सर आपके साथ हैं, आप बने रहिए क्लास में। देखो इस क्वेश्चन को मेकिंग डिसीजन है, इसे कहते हैं इंग्लिश में अगर बात करें तो आपका निर्णय क्षमता पर आधारित प्रश्न, निर्णय लेना है। क्या निर्णय लेना देखते हैं। यदि देखो यदि बच्चा भूखा है तो रोएगा, ये आपका क्या है, स्टेटमेंट है, यह क्या है, आपका कथन है, ये आपका कथन है। और ये कह रहा है, ये आपके ऑप्शंस हैं, ये ध्यान रखना, ये आपके क्या है, ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये क्या है आपके स्टेटमेंट, वो कथन था, स्टेटमेंट था। ये आपके क्या है कि एक आपके कंक्लूजन दे रखे हैं। अब आपको बताना है कंक्लूजन से क्या है। अब बताना क्या है सर, उस विकल्प का चुने जहां पहला कथन में दूसरे का अर्थ अंतर्निहित है, पहले कथन में दूसरे का अर्थ अंतर्निहित है। अब आप समझिए, पहले आपको ये पढ़ लीजिए, यदि बच्चा भूखा है तो रोएगा, मतलब बच्चा कब रोएगा ये पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है, बच्चा कब रोएगा। अब देखो पहला क्या है कि मेरा बच्चा भूखा है। अब ये बताइए, उसने कहा ए ऑप्शन में कि मेरा बच्चा, मैं इसको समझाऊंगा एक्सपीरियंस करके, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ये टॉपिक नहीं पढ़ा होगा, मेकिंग डिसीजन नहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अब मेरे साथ इस क्लास में देखिए, आपका मेकिंग डिसीजन एक ही क्वेश्चन में क्लियर कर दूंगा। मेरा बच्चा भूखा है, बी कह रहा है आपका मेरा बच्चा रो रहा है। सी ऑप्शन है आपका मेरा बच्चा खेल रहा है। और डी ऑप्शन है बच्चा भूखा नहीं है। अब आप इसको सुनिए, यदि बच्चा भूखा है तब ही रोएगा, मतलब भाई बच्चा पेट भरा होता है वो तो खेलता रहता है, खेलेगा, बच्चों का काम है खेलने का। तो देखिए मेरा बच्चा भूखा है, भाई ये बंदा भूखा है तो ये रोएगा पक्का, ए ऑप्शन रोएगा। अब कह रहा है मेरा बच्चा रो रहा है, वो क्यों रो रहा है भाई, वो भूखा है इसलिए रो रहा है, तो बी ऑप्शन भी इसके साथ रहेगा। मेरा बच्चा खेल रहा है, भाई इसका बच्चा तो खेल रहा है, इसको खेल रहा है, इसको खेलने दो। भाई बच्चे रोते हैं तो खेलने, बच्चे अगर खेलते रहते हैं उनको कहाँ उठाते हैं, बच्चा रोता है उसको चुप चुप कराते हैं कि रो। इधर देखो, अगर मेरा बच्चा भूखा नहीं है, भाई इसका बच्चा भूखा नहीं, इसका मतलब ये भी खेल रहा है, तो ये दोनों कभी नहीं हो सकते। आपका कह रहे यदि बच्चा भूखा है तो रोएगा, ये पूछ रहा है कौन कौन से बच्चे रोएंगे। तो भैया जो ए और बी वाले जो दो बच्चे हैं, ए और बी वाले दोनों बच्चे, ये दोनों रोएंगे। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यही मेकिंग डिसीजन है बस। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका श्रृंखला से सीरीज से। अब यहाँ पे समझिए, देखो इनमें डिफरेंस देखते हैं हम लोग, ए बी सी, और यहाँ पे एक फाइंड करना है। तो देखो ए में बी एक जोड़ा, बी से सी और सी से हो जाएगा डी, यहाँ पे डी आ जाएगा। अगर एफ को लेता हूं तो एफ से एच दो बढ़ाए, यहाँ पर +1 किया, यहाँ पर +2 कर रहा है, और एच से जे दो बढ़ा रहा फिर +2। अगर बात करूं तो आगे +2 करूंगा तो ये हो जाएगा आपका जे से एल। अगर बात करता हूं ऐसे इसी प्रकार आगे कि जी से एफ -1 किया, अगर एफ से ई यहाँ पे -1 किया और यहाँ पे -1 करेगा तो ये डी आ जाएगा। अब फिर आगे लेते हैं एम, एम से -2 कर रहा है के तक, क्योंकि एम 13 पे आता है और के आता है 11 पर।
और 11 से यहाँ पे आता है 9 पर, 9 से आ जाएगा 7 पर, 7 पर जी आ जाएगा। तो DLDG जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, तो आशा करता हूं DLDG ये आपका तीसरा आंसर रहेगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है नॉन रीजनिंग का, मैंने फिर बताया नॉन वर्बल रीजनिंग का करने का एकमात्र तरीका है कि आपको केवल और केवल कुछ भी नहीं करना, ध्यान से देखना है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। देखो दिए गए स्ट्रक्चर में क्या है, दिए गए स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर ट्राइंगल है, ट्राइंगल के भीतर चतुर्भुज है। अगर यहाँ पे चतुर्भुज है, चतुर्भुज के भीतर गोला है, यहाँ पे देखो सारी चीजें सेफ दिख रही हैं, तो सिंपल सी बात है 1 2 3 4 5, कौन सा ये कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो भिन्न है। डिफरेंट छांटना बेटा, डिफरेंट छांटना है। तो देखिए मुझे सारे दिख रहे हैं, लेकिन डिफरेंट बेटा ये रहेगा, क्योंकि इसमें जो आकृति है, जो स्ट्रक्चर है, वो आपका ये अंदर स्ट्रक्चर आधा है। क्या है? आधा स्ट्रक्चर है। तो इसको बहुत ध्यान से देखना है। तो इसका जो ऑप्शन रहने वाला है, ऑप्शन तीसरा जो आंसर रहेगा वो सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अगले क्वेश्चन में यहाँ पे कागज को काट के सिखाना है। कागज को काटने के लिए मेरे पास सिंपल सा तरीका है। देखो मैं आपको बताता हूँ, प्रैक्टिकल नहीं बताऊंगा। प्रैक्टिकल में क्या है, आपको ऐसी शानदार तरीके से बताऊंगा कि एक बार में समझ में आ जाएगा। तो आप समझिए, सिंपल सी बात है। देखो ये एक कागज है, आपको दिखाई दे रहा है कहाँ सर है। इसको आधा मोड़ लिया गया भाई, इसको इस साइड से इसने किया, इस तरीके से इसको इधर ये एरो लगाया। इसका मतलब क्या है कि उसने आधा मोड़ दिया। ये मुड़ा हुआ है आपका, ये आधा मुड़ा हुआ है। अब देखो सिंपल सी बात है, इसको ऐसे मोड़ा, फिर हमने इसको दोबारा मोड़ा और यहाँ पे हमने 3 कट लगाए। अगर 3 कट लगाए, इसे खोलेंगे हम लोग ऐसे ही, इस तरीके से खोलेंगे, तो ये इस तरीके से जो 3 कट लगे, एक यहाँ लगा, एक इधर लगा, एक इधर लगा, ऐसे ही कट इधर लग जाएंगे, एक इधर लगेगा, एक इधर लगेगा, एक इधर लग जाएगा, 6 हो गए। फिर दोबारा खोलेगा तो 6 और 6 12 हो जाएंगे, फिर दोबारा खोलेगा तो 12 और 6 24 हो जाएंगे। तो 24 बिंदी है किसमें, पहले सोचो। पहले 3 है, 3 के बाद खोलेगा तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, और 6 के बाद खोलेगा तो 12 हो जाएंगे, 12 दूनी 24 बिंदी हो जाएंगी। पहली बात सुनिए, कौन सा, मैंने बताया नॉन वर्बल रीजनिंग में कौन सा नहीं हो सकता, ये चूज करना है। ये बताओ, ये देखो ये किस तरीके से, किस शेप में बनी हुई, ये शेप तो कभी नहीं बन सकती। अच्छा देखो ये बताओ मुझे, क्या ये शेप बन सकती है? अगर देखो ये वाली शेप की अगर बात करता हूं, इसमें ये तीनों एक लाइन में आ रही है बिंदी, ये तीनों बिंदी एक लाइन में आ रही है, ये कभी भी नहीं हो सकता। मैंने आपको एलिमिनेशन ऑप्शन बताया, एलिमिनेशन ऑप्शन कौन सा आंसर नहीं हो सकता है वो चूज करना है। तो देखो अगर मैं इस ऑप्शन को देखता हूं, अगर इसमें 3 बिंदी दिखाई दे रही है, इसमें 3 और 3 6 बिंदी दिखाई दे रही है, 6 9 और 3 12 बिंदी, भैया बिंदी आएंगी आपकी 24 बिंदी आनी चाहिए, ये भी कभी नहीं हो सकता। ऑप्शन ये आपका आंसर रहेगा। देख लीजिए इसमें कि देखो 3 बिंदी ये रही, 3 बिंदी इस तरीके से, 6 और 6 12 और 6 18 और 6 24 बिंदी है। एकमात्र फिगर, बिल्कुल क्लासिफिकेशन ऑपरेशन हो गया इस क्वेश्चन का, कि सिंपल साफ दिख रहा है। आशा करता हूं समझ आया होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन रहेगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। देखिए अब बताइए मुझे, ये क्या कह रहा है कि 5 युवाओं को उनके विद्वता होता है बेटा बुद्धि, विद्वता स्तर को जानने के लिए आईक्यू लेवल की बात कर रहा है वो, मानसिक परीक्षण भेजा। भैया मानसिक, जहां बुद्धि टेस्ट होता है, आईक्यू टेस्ट होता है, उस जगह भेजा गया। मानसिक रिपोर्ट में यह आया कि फहीम जोई से कम बुद्धिमान है। मतलब फहीम जो है जोई से कम बुद्धिमान है, फहीम जोई से कम बुद्धिमान है, मतलब जोई ज्यादा बुद्धिमान है। अब मुझे ये बताइए, ये क्या कर दिया सर आपने भाई, जिसकी तरफ ये यहां लगा है आर और ये लगा है आर और ये एम, तो ये आर ज्यादा बुद्धिमान है। जिसकी तरफ मुंह खुला होता है ना, वो बड़ा होता है, वो ज्यादा बुद्धिमान होता है। अगर मैं ऐसे लिख दूं आर एम, इसका मतलब एम ज्यादा बुद्धिमान है। तो ध्यान से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को बेटा, जोई ज्यादा बुद्धिमान है, साम ध्रुव से कम बुद्धिमान है। जो साम है ना अपना, साम ध्रुव से कम बुद्धिमान है, मतलब ध्रुव ज्यादा बुद्धिमान है साम से। आगे कह रहा है जोई साम से कम बुद्धिमान है, जोई जो है साम से कम है। भाई ये साम है आपका, जोई साम से कम बुद्धिमान है, तो ये कह सकता हूं कि ये दोनों उठ के इधर आ जाएंगे, इधर। जोई से ज्यादा बुद्धिमान कौन है अपना, ये, और इससे ज्यादा बुद्धिमान कौन है, ये फहीम है। आगे क्या कहा गया है, फहीम अनु से अधिक बुद्धिमान है, फहीम अनु से अधिक है, मतलब फहीम अधिक बुद्धिमान है किससे, अनु से। अब ये पूछा क्या क्वेश्चन में, उनमें सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है? भाई सबसे अधिक बुद्धिमान तो कौन है, ध्रुव है आपका। क्या रहेगा, सबसे अधिक बुद्धिमान जो रहेगा वो ध्रुव रहेगा। तो आंसर समझ में आया होगा। अच्छा इसमें ये पूछा जाता कि दूसरा सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है, तो साम हो जाता। सबसे कम बुद्धिमान कौन है, तो आपकी अनु हो जाती। और नीचे से तीसरे स्थान पर दोनों बीच में कौन है, तो बीच में अपना जोई है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो ध्रुव रहेगा।
तो समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। सारे क्वेश्चनों का एकदम ऑपरेशन करके चलेंगे। मैंने सारे क्वेश्चन को पहले सिंपल इसलिए रखा है कि आगे से सिंपल है, पीछे जो क्वेश्चन का लेवल है वो बढ़ता जाएगा और लेवल बढ़ता जाएगा, और आपका भी पढ़ने का अगर लेवल बढ़ता जाएगा तो वर्दी को आपसे कोई भी दूर नहीं कर सकता, वर्दी आपको जरूर मिलेगी। चलो, रवि का भाई राजू राम का पुत्र है। अब देखो कितना बड़ा स्टेटमेंट बोला, ध्यान से रखो। रवि है एक, रवि का भाई है कोई, रवि मेल है। मैंने आपको बताया मेल कैंडिडेट को मैं ऐसे बंद करूंगा ट्रायंगल में, फीमेल को मैं इसमें बंद करूंगा। आप चाहें तो इसको प्लस माइनस भी ले सकते हैं, कोई एलर्जी नहीं है। रवि का भाई है राजू, रवि का भाई राजू है, ये दोनों भाई भाई हैं। रामू का पुत्र है, रामू का पुत्र है, ये कौन है? राजू जो है रामू का पुत्र है। अब भाई रामू का पुत्र है तो ऐसे ही तो बनेगा, इसका ये क्या हो गया? पुत्र हो गया, सन हो गया। अब देखो जो राधा का भाई है, अब आप कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, जो शब्द किसके आया है? जो शब्द आता है भाई सेकंड वाले के लिए, जो शब्द आता है सेकंड वाले के लिए, इंग्लिश में कहते हैं इसे। इंग्लिश वाले बच्चे, मैंने दोनों ही भाषाओं में क्वेश्चन रखा है, इंग्लिश में हिंदी में, किसी को भी कोई एलर्जी नहीं रहेगी, कोई परेशानी नहीं रहेगी। और अच्छा, पहले वाले के लिए क्या आता है सर, यही बता दीजिए कि जो और शब्द है, और तथा, अथवा, ये शब्द जो एंड वाले शब्द जो आते हैं वो फर्स्ट पर्सन को डिनोट करते हैं, ये सेकंड पर्सन को डिनोट करता है। और राधा का भाई है, भाई कौन? राधा इसकी बहन हो जाएगी, तो भाई राधा इसकी बहन हो गई, ये राधा, ये दोनों बहन भाई हो गए। अब ये पूछ क्या रहा है, राधा का राजू से क्या संबंध है? बच्चे देखो सारी चीजें ठीक है, आप फैमिली ट्री सही बना लेते हो, ये सब लिख लेते हो, लेकिन आप यहां कर देते हो, पूछा राधा का मतलब होता है यहाँ पे बेटा कौन? राधा कौन है? राजू से, राजू की, मतलब ये पूछ रहा है, तो राधा यहाँ पर रहेगी राजू की बुआ रहेगी। क्या रहेगी? बुआ इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो आशा करता हूं समझ में आएगा, ऑप्शन ए है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित प्रश्न में विकल्प का पता लगाएं जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो देखो 742 डैश 11 डैश, यहां क्या आएगा? तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे 7 सिंह 42, भाई 6 का गुणा कर दीजिए, और यहाँ पे 11 सिंह 66, लेकिन 66 तो कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, आपके में कहीं ऑप्शन में नहीं, तो ऐसे नहीं लगेगा। देखो रूल ये लगेगा, 7 का स्क्वायर किया, क्या आया सर? 49 आया, और -7 कर दीजिए, आपका 42 आएगा। ऐसे ही आप क्या करेंगे, 11 का स्क्वायर करेंगे, 121 आएगा, और 11 ही माइनस कर देंगे, तो आपका 110 इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन बी रहेगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बेटा देखो क्वेश्चन करते रहिए, आप लेवल के क्वेश्चन रखें, मेहनत बरकरार जारी रखिए। जिंदगी में कोई भी मिशन आपका है, अगर आपकी मेहनत पक्की है तो सिलेक्शन भी पक्का है और मिशन भी पक्का है। सिंपल तरीके से देखिए, इस क्वेश्चन को कोडिंग टू कोडिंग से रखा गया है। ये कह रहा आपके लिखा है मारुति, तो ये रिलेशन बताता हूं, MARUTHI, ये एक शब्द है, इसके लिए लिखा है JYQUJL। अब देखो सिंपल सी बात है, ये कितने पे आता है सर? मैंने अभी आपने बताया कि सर M है, इसमें अगर धक्का मार दूंगा गिर जाएगी, 13 जैसी दिखेगी। अगर M को थोड़ा लिटा दूंगा तो 13 जैसी दिखेगी, तो ये 13 पे आता है। 13 पे से 10, इससे -3 किया सर। और अगर यहाँ पे बात करता हूं तो सर -2 कर रहा है। सर कैसे -2 कर दिया भाई? ये बताओ, जेड तक ABCD 26 होती है, जेड के बाद ए दोबारा गिनोगे तो 27 पे आएगी, 27 में से 2 घटाओगे तो 25। भाई ऐसे ही इसमें से घटाया तो -1 आया, यहाँ -3 आया। अगर यहाँ पे घटाते हैं तो यहाँ कोई नहीं, 0। इन दोनों को देखें तो यहाँ +1 किया है इसने, अगर इन दोनों को देखें तो यहाँ पर +2 किया है, अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर +3 किया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन का आंसर जो होगा, इसमें आपका क्या रहेगा? -3 हो जाएगा, तो K हो जाएगा। अगर -3 करेंगे, यहाँ -2 करेंगे, तो इसमें से -2 करते हैं तो आपका A में से 2 घटाने पर Y आता है। अगर यहाँ S, यहाँ पे -1 करेंगे बेटा, -1 S में से करेंगे तो आपका R आएगा, और यहाँ S का S आ जाएगा सिंपल तरीके से, और यहाँ A है तो यहाँ A का B हो जाएगा, I। यहाँ पे अगर 1 जोड़ेंगे तो I का हो जाएगा आपका 2 जोड़ेंगे, यहाँ 1 जोड़ दिया, 2 जोड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका K, और लास्ट में इसमें 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका Q। तो जो आपका आंसर है K/R S BPO, ये पहला ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
तो समझ में आया। देखो जो रूल इसके साथ लग रहा है वही रूल आपको उसके साथ लगाना है। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। अगले प्रश्न पर डिस्कस करते हैं। चलो अगला जो क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं कि भाई क्वेश्चनों को कराना है, समझाते हुए कराना है आपको। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए विकल्प से भिन्न है। बेटा ये जो विकल्प जो रखा है इससे आपको ऑड वन आउट छांटना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार दे रखा है, जो कंप्यूटर से क्वेश्चन दे रखा है, और देखो कंप्यूटर के जो क्वेश्चन को क्लासिफिकेशन में दे रखा है। ये देखिए, अगर बात करना है तो देखो माउस की बात करें तो माउस आप जानते हो, माउस जिससे हम चलाते हैं कंप्यूटर। अगर मॉडम की बात करें तो मॉडम क्या होता है कि सर मॉडम वो होता है जिससे इंटरनेट चलता है आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में लगाकर। यहाँ पे अगर सीपीयू की बात करता हूं तो आप जानते हो सीपीयू ये होता है, क्या नाम है, सीपीयू तो आपका पूरा कैलकुलेशन जो है वो दिखाता है कंप्यूटर का, जो भी आप काम करते हो। इसे हेड कह सकते हैं, हेड ब्रेन कहते हैं कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर, और ये मॉनिटर की अगर बात करते हैं, मॉनिटर क्या होता है, आपकी जो स्क्रीन होती है उसे आप मॉनिटर कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर बात करें इनमें से क्या डिफरेंट है, अगर डिफरेंट की बात करें तो बेटा जो आंसर होगा वो आपका मॉनिटर जो होगा वो आपका डिफरेंट होगा। कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे सर मॉडम डिफरेंट है। मॉडम बेटा डिफरेंट, मॉडम अलग है, क्योंकि सर मॉडम अलग से लगता है। बेटा अलग से नहीं लगता, यहाँ पे बात हो रही है कौन इनपुट डिवाइस की बात कर रहा है, कौन आउटपुट की बात कर रहा है। अगर देखें माउस आपकी इनपुट डिवाइस है, ये आपकी इनपुट डिवाइस है, क्योंकि इसमें से भाई इंटरनेट भी तो चलता है ना। आप यहाँ से कनेक्ट करोगे तो इंटरनेट चलेगा। अगर बात करते हैं सीपीयू की, तो ये बेटा कैलकुलेशन दिखाता है, जो हम कैलकुलेशन करते हैं उसे शो करता है कहां पर, मॉनिटर पर। ये बिल्कुल आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये केवल आपको शो करता है ऑलरेडी आपका जो कैलकुलेशन सीपीयू से लगाई जाती है उसे। तो आशा करता हूं समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका डाइस से। डाइस वाला क्वेश्चन है, समझिए डाइस का क्वेश्चन में सिंपल नहीं शानदार नहीं बेहतरीन रखा है। डाइस आप बताइए, अगर आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जो डाइस आता है आपका पासा, डाइस को कहते हैं हिंदी पासा। पासे कितने टाइप के होते हैं ये आप बताइए मुझे, कितने टाइप के पासे होते हैं मुझे आप बताइए। इसको आप फिल करके दिखाइए बॉक्स को कि पासे कितने प्रकार के होते हैं। अब चलिए एक प्रश्न में चलते हैं। इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूं, जिसने डाइस नहीं पढ़ा है वो टेंशन न ले बेटा। क्या करना है, देखो इस बच्चे की शादी करानी है, इस बच्चे की शादी करानी है, तो इसका अपोजिट ढूंढना है हमें। बेटा ये इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ध्यान रखो ऐसा सर यही क्यों होगा कि बेटा इन दोनों डब्बों को अगर मैं खड़ा करूंगा तो ये दोनों आमने सामने हो जाएंगे। यहाँ आमने सामने का बड़ा रोल प्ले करता है। और देखो मैं आपको एक शॉर्ट, सर ऐसे नहीं काम चलेगा, आप शॉर्ट ट्रिक समझाइए ना। मैं शॉर्ट ट्रिक समझनी है बेटा, एग्जाम टाइम है, आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ कंसेप्ट भी मिलेगा, आपको सब मिलेगा, आप परेशान ना होइए। देखो इसकी दीवारें किस किस से नहीं लगती भाई, इससे दीवार लग रही है, इससे दीवार लग रही है, इससे लग रही है, सभी से। इसकी जो वॉल है वो सबसे टच हो रही है, केवल इससे नहीं हो रही, तो भैया इसका अपोजिट ये हो जाएगा। अच्छा इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इस तरीके से लिख लो आप। इसका अपोजिट जो है ये आपका हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा इसका अपोजिट क्या होगा, इससे किस किसकी दीवार नहीं लगती भाई, इससे इसकी दीवार नहीं लगती, इससे इसकी दीवार नहीं लगती सर। तो ये क्रॉस का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, क्रॉस का हो जाएगा सर ये प्लस। अब सर मुझे ये बताइए ब्लैंक का क्या हो जाएगा, कि सर जो ब्लैंक आएगा ना बिल्कुल ब्लैंक आएगा, ब्लैंक में बी लिख देता हूं। ब्लैंक का जो रहेगा वो आपका जीरो रहेगा। अब इसकी ट्रिक क्या है ये समझिए आप इस क्वेश्चन को। देखो आपको ये दो ब्लैंक दिए, पहले क्वेश्चन को देख लीजिए भैया। क्वेश्चन को देखते ही आंसर सॉल्व हो रहा है भाई, कोई ज्यादा तकलीफ नहीं लेनी आपको। इनमें दो ब्लैंक दे रखे हैं, दो ब्लैंक कैसे हो सकते हैं भाई, ब्लैंक तो ऊपर तो एक ही है, तो ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 6 सतह आपको दे रखी हैं। डाइस में आपको बता दूं, डाइस की अगर बात करता हूं, डाइस में 6 सतह होती हैं, सरफेस 6 होती हैं, 8 कोने होते हैं आपके अगर बात करते हैं तो। और डाइस एक क्यूब होता है जिसे आप घुमाते हो। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे पासा, जो कि आप लूडो वाला पासा खेलते होंगे, आपने देखा होगा। और पासे में बता दूं दो प्रकार के होते हैं, एक स्टैंडर्ड डाइस, एक सिंपल डाइस। आप क्लास लीजिएगा कभी बताएंगे आपको पासे के। अगर आप देखते हैं, देखो सुनो इसको देखते हैं, ये क्वेश्चन अगर जीरो आ रहा है तो बेटा जीरो, मैंने आपको बताया एक रूल बताता हूं, दो अपोजिट सतह कभी साथ नहीं आ सकती और न कभी साथ छिप सकती। वो विपरीत सतह कभी न साथ आएंगी न कभी साथ छिपेंगी, ये वाला रूल इसमें लगेगा। तो देखिए अगर आपको ये जीरो दिख रहा है तो जीरो के साथ क्या नहीं दिखना चाहिए, ब्लैंक नहीं दिखना चाहिए सर, नहीं दिख रहा ब्लैंक कहीं भी। अच्छा ये प्लस आ रहा है तो कहीं मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, प्लस आ रहा है तो भाई मल्टीप्लाई नहीं है, अगर मल्टीप्लाई आ रहा है तो प्लस नहीं है। ठीक है, अच्छा एक और बात बताइए मुझे कि अगर ये आ रहा है तो देखो ये वाला आ रहा है तो आपका वो नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शन हो सकता है, ये ऑप्शन इसका हो सकता है, अभी चेक करेंगे। अच्छा बेटा देखो जीरो और ये क्या है आपकी जीरो आ रही है, इसमें देखिए आप इस क्वेश्चन को ले लेते हैं पहले हम लोग। जीरो, जीरो के साथ क्या नहीं आना चाहिए, जीरो के साथ ब्लैंक नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा सर। इसके साथ क्या है, ये दोनों साथ में आ रहा है, देखो अपोजिट सतह दोनों में साथ में मिल रहा है, इसलिए कभी नहीं हो सकता। अगर बात करते हैं इसकी,
तो बेटा क्रॉस और जीरो, क्रॉस 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 अगर आ रहा है तो प्लस नहीं आना चाहिए, और अगर आपका ब्लैंक आ रहा है तो जीरो नहीं आना चाहिए। ब्लैंक और जीरो साथ में इसमें आ रहा है, ब्लैंक और जीरो साथ में आ रहा है, तो ये भी कभी नहीं हो सकता। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का आंसर होगा, चेक भी नहीं करना। तो आसानी से बताता हूं, एक बार रूल और बताता हूं, दो अपोजिट सतह न कभी साथ आएंगी, दो अपोजिट सतह न कभी साथ छिपेंगे। चलिए आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़के ने कहा, भाई एक लड़के ने कहा, इस क्वेश्चन को साथ के साथ पढ़ेंगे। एक लड़के ने एक महिला की ओर कहा कि क्या कहा कि यह महिला मेरे पिता के, यह महिला मेरे पिता के ससुर, मतलब इसकी पत्नी होगी, पत्नी के पिता होंगे तभी तो ससुर बनेंगे। इस ये लड़का कह रहा है मेरे पिता के ससुर, मेरे पिता के ससुर की एकमात्र पत्नी, ससुर की एकमात्र पत्नी की एकमात्र बेटी है, मतलब इसकी जो पत्नी रही होगी उसकी एकमात्र बेटी है। तो अब ये बताओ उस महिला का मासिक, भाई इस महिला के बारे में कह रहा है ये लड़का, यह महिला मेरे पिता के पत्नी के पिता के पत्नी की एकमात्र पुत्री है, मतलब ये अपनी महिला अपनी माँ के बारे में बात कर रहा है, ये अपनी माता के बारे में बात कर रहा है। बेटा ये बच्चा जो है अपनी माँ के बारे में बात कर रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर माँ रहेगा। आशा करता हूं समझ में आया हो। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मैं यहाँ पर कंसेप्टों को आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर कराते हुए चल रहा हूं। देखिए दिए गए विकल्पों में से असंगत छांटिए। देखो बेटा यहाँ पर असंगत की बात करते हैं तो इन दोनों में देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि +12 हो रहा है। अगर बात करते हैं आगे फिर +12 हो रहा है, अगर बात करते हैं तो यहाँ पर +12 हो रहा है, तो ये तो सर सही है। अब आगे क्या करें हम, आगे छांटने के लिए देखो 612 में आपके 624 हो गया, यहाँ भी +12 हो गया। अगर 624 में 12 जोड़ते हैं तो 636 होना चाहिए। आपका 638 दे रखा है, 638 दे रखा है, ये गलत दे रखा है, इसलिए 636 आएगा, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आशा करता हूं समझ में आएगा, 638 उस क्वेश्चन का आंसर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है वो आपको डायरेक्शन से है, तो ध्यान से समझिएगा कि मैं अपने घर से चलता हूं जिसका मुंह दक्षिण की ओर है, मैं अपने घर से चल रहा हूं, मेरा मुंह साउथ की ओर है और साउथ की ओर है, ये क्या है साउथ, दक्षिण की ओर है। 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता हूं। अच्छा 180 डिग्री आप वामावर्त घूम जाओ या दक्षिणावर्त, दोनों सिंपल सी बात है, दोनों एक ही बात है। तो मैं अगर मैं 180 डिग्री घूमूंगा तो ये बिल्कुल इस तरीके से मुंह हो जाएगा मेरा पीछे, मेरा मुंह इधर हो जाएगा, मतलब मैं इधर से आया, मैं इधर से आया अपने घर से दक्षिण की ओर। अब 180 डिग्री मुड़ जाऊंगा तो ये ऐसे ऊपर हो जाऊंगा। अब ये कह रहा है पार्क पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर चलता हूं, मतलब मैं यहां से पार्क जाने के लिए 8 किलोमीटर चला, 8 किलोमीटर। उसके बाद क्या है, 8 किलोमीटर चलता हूं, वहां से 90 मीटर वामावर्त घूमता हूं। वामावर्त होता है घड़ी की विपरीत दिशा, तो वामावर्त घूमूंगा तो मैं इस तरीके से घूम जाऊंगा 90 मीटर। और बैंक पहुंचने के लिए 6 मीटर चला। बेटा यहाँ बैंक जाना था, इसको बैंक जाना था, बैंक जाने के लिए 6 किलोमीटर और चला, मतलब पहले 8 किलोमीटर चला, अब 6 किलोमीटर चला। अब ये पूछ रहा है बैंक से उसका घर किस दिशा में, अब पूछ रहा है ये बेटा किलोमीटर, बैंक से घर के बीच की सबसे छोटी दूरी, डिस्प्लेसमेंट की बात की गई है। आप विस्थापन, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए विस्थापन कैसी राशि, अगर आप बता सकते हैं, क्योंकि यूपी पुलिस के लिए आप मात्रक याद कर लीजिए, आविष्कारक याद कर लीजिए, रोग याद कर लीजिए, क्रांति याद कर लीजिए, वो सारे आपको जीएस में मिलेंगे। देखो सिंपल सी बात है कि आप पाइथागोरस पढ़े हो तो ये 5 आएगी, 5 किलोमीटर। पाइथागोरस होती है के का स्क्वायर प्लस के का कर्ण का स्क्वायर बराबर होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस आपका लंब का स्क्वायर। अगर बात करें इंग्लिश में तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस आपका बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये हो जाएगा। इससे लगाने के बाद आप देखो यहाँ पे देखेंगे के स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, के बराबर हो जाएगा रूट में 36 प्लस 64। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 100, 100 को ये आ जाएगा आपका 100 नहीं आएगा, थोड़ा सा गलती कर दी हमने, यहाँ पर सही है, ये 10 आ जाएगा। ये बेटा ये 5 नहीं आएगा, यहाँ पर समझ लीजिए आप, ये आपकी जो रहेगी डिस्टेंस 10 रहेगी, क्योंकि पाइथागोरस से हमने चेक किया और आपका आंसर 10 रहेगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा। चलिए अगले तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिर डायरेक्शन से है। डायरेक्शन के मैं आपको फिर बता दूं, डायरेक्शन के कम से कम आपके 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं, ब्लड रेशन से 2 से 3 क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्लासिफिकेशन से आपके 2 से 3 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके। तो आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। एक व्यक्ति अपने घर से दफ्तर के लिए निकला, वह 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, मतलब 10 किलोमीटर कहाँ गया, वो दक्षिण की ओर गया, साउथ में गया 10 किलोमीटर। ये 10 किलोमीटर आप इसने कवर किया साउथ में। अगर बात करते हैं फिर वह बाएं घूमा,
बाएं घुमा, देखो आप दाएं बाएं कहां जाओगे, जब बंदा नीचे जाता है ना तो कंफ्यूजन होता है, घड़ी की विपरीत दिशा घुमा दो, ये 6 बज रहे हैं, 6 से 5 की तरफ जाओगे तो लेफ्ट जाओगे, फिर वो बाएं घुमा और 15 किलोमीटर चला, इसने मतलब ये डिस्टेंस कवर की 15 किलोमीटर, तो 10 से थोड़ी सी ज्यादा हो गई। अगर उसके बाद 15 किलोमीटर अब वो फिर बाएं घूमा और 10 किलोमीटर चलता है, दोबारा वो बाएं घूमता है और 10 किलोमीटर चलता है, यहाँ फिर 10 चलेगा, तो बेटा ये सेम हो जाएगी, दोनों ये इक्वल हो जाएंगी। अब कह रहा अपने दफ्तर पहुंचता है, भाई ये इसके दफ्तर जो ऑफिस है वहां पे पहुंच चुका है। अब पूछा है उसके घर से उसका दफ्तर किस दिशा में, बेटा ये उसका घर था यहाँ पे, और घर से ऑफिस जो है वो किस दिशा में ये पूछेंगे, तो ये जो डायरेक्शन होगी वो होगी आपकी ईस्ट डायरेक्शन। तो आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा, जो आपका ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला, मेहनत आप प्रॉपर तरीके से करते रहिए, आपका एग्जाम नजदीक आ चुका है, जितना जितना एग्जाम नजदीक आ चुका है उतनी ही आपके खून में उबाल बढ़ चुकी होगी, तो आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है। इसी के साथ इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नहीं है, ये आप कंसेप्ट है। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा परेशान होंगे। देखो आप क्वेश्चन देखिए, आप ये क्या कह रहा है, शब्द ASSERTION रजिस्ट्रेशन को के सभी अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है, मतलब इसको कितने तरीके अरेंज कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर अरेंज करना, ये तो बिल्कुल नया क्वेश्चन है। देखो नया क्वेश्चन तो है, आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान देना है कि इस क्वेश्चन में होगा क्या। देखो मैं आपको क्वेश्चन समझाऊं, जैसे मैं बात करूं PEN, ये पेन एक शब्द है, इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो पहले मैं डायरेक्ट कंसेप्ट सिखाता हूं आपको। 1 2 3 अक्षर है, तो इसमें फैक्टोरियल 3 तरीके से इसे अरेंज किया जा सकता है। अगर बात करूं 3 इंटू 2 इंटू 1, अगर इजिकल टू 6, ये 6 शब्द। अरेंज का मतलब क्या होता है बेटा, इससे कितने शब्द बन सकते हैं, और अक्षरों की रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, याद रखिए। तो ऐसा कैसे होगा सर, एक तो हो जाएगा PEN, एक हो जाएगा EPN, एक हो जाएगा NEP, इसी तरीके से 3 और शब्द बन जाएंगे। तो आप आशा करता हूं समझ चुके होंगे। तो देखो इस क्वेश्चन से कितने बनेंगे, एक और शब्द सिखाता हूं आपको, APPLE। अगर बात करता हूं देखो 1 2 3 4 5, आप कहेंगे सर फैक्टोरियल 5 वर्ड बन जाएंगे इससे, लेकिन आप यहाँ बिल्कुल गलत होगे, क्योंकि आप इसे खोल तो दोगे फैक्टोरियल को, आप कहेंगे सर फैक्टोरियल को खोलेंगे तो ये आएगा। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं फैक्टोरियल होता क्या है, आपको फैक्टोरियल इस तरीके से बना हुआ मिलेगा, लेकिन उसे इस तरीके से बनाते हैं फैक्टोरियल 4, इसकी वैल्यू होती है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए 24 आ जाएगा, वही फैक्टोरियल की वैल्यू होगी। अगर फैक्टोरियल 5 की वैल्यू चाहिए तो 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 हो जाएगा, इसका 120। तो इससे 120 अक्षर बन सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि ध्यान रखना है आपको, ये कंसेप्ट ये नहीं है कि जितने अक्षर उतने ही फैक्टोरियल, आपको जो रिपीटेशन होती है ना उन रिपीटेशन को सॉल्व करना होता है। तो इसका सही सॉल्यूशन क्या होगा, इस समय फैक्टोरियल 5 तो लिखेंगे, नीचे फैक्टोरियल 2 अक्षरों की रिपीटेशन हुई है तो फैक्टोरियल 2 और हो जाएगा, तो इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 60। तो आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं सॉल्यूशन है क्या। देखो यहां देखिए, अब वर्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फैक्टोरियल 9, क्योंकि 9 वर्ड्स हैं इसमें, बेटा 9 अक्षर है इसमें। अब देखिए रिपीट वर्ड कितने हुए, जितने वर्ड रिपीट हुए उसको फैक्टोरियल कर लेंगे हम लोग। तो SS रिपीट हुई है तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 ले लेंगे। अब इसे खोलेंगे तो ये हो जाए 9 गुणा 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, इनको सबको मल्टीप्लाई कर लिया बेटा। अब यहाँ पे देखेंगे तो फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, 2 से 2 1 इंटू 1 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा। अब जो बचेगा इसका आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। तो आशा करता हूं इसके यूनिट डिजिट का जो मल्टीप्लाई करने पर वो आपका ए ऑप्शन रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 1814440, ये इतने शब्द बन सकते हैं। तो आशा करता हूं क्वेश्चन समझ आया हो। एक बार और समझिए इस कंसेप्ट को कि मैंने क्या किया, जितने अक्षर हैं उनको गिनकर उतने ही फैक्टोरियल ले लिए, और जो वर्ड रिपीट हुए हैं उनको ले लिए। अच्छा क्वेश्चन अगर समझ में आया तो आप ये बताइए, ACCESS इस शब्द को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, इसे मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिर क्लासिफिकेशन से है, ये कह रहा है उस शब्द का चयन करें जो दिए गए विकल्प से भिन्न है। अगर बात करता हूं यहाँ गाजर, यहाँ बात करता हूं आलू, यहाँ पत्ता गोभी, यहाँ सलजम। अगर सलजम की बात करता हूं तो बेटा यहाँ पे देखो आलू जो है वो आपका जमीन के नीचे होता है, गाजर आपकी जमीन के नीचे होती है।
अगर सलजम की बात करता हूं ये जमीन के नीचे होती है। पत्ता गोभी की अगर बात करूं तो ये पेड़ पर ऊपर लगती है, मतलब जमीन के ऊपर। तो ये समझ में आया होगा क्वेश्चन। जो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, जो डिफरेंट रहेगा, वो पत्ता गोभी रहेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इस क्लास का जो अगला क्वेश्चन है वो ये है। देखो यहाँ पर आपको डिफरेंस देखना है। ये कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक का क्वेश्चन है। सिंपल सी बात है। आप यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग देखते हैं इधर टी से क्या बढ़ा रहा है, टी से या डब्लू, यहाँ पे क्या +3 किया। अगर ए से लेता हूं, ए से डी, फिर +3 किया। अगर एन से लेता हूं इस तरीके से एम, तो +3 किया। अगर बात करता हूं जे से इधर एम, तो +3 किया। इधर ओ से लेता हूं आर, तो +3 किया। अगर आर से लेता हूं फिर दोबारा यू, तो +3 किया। ई से, मतलब कुल मिला के क्या किया इसने, +3 वाला मेथड यूज किया। तो बस सिंपल सी बात है, जो भी क्वेश्चन जो दे रखा है आपका यहाँ पे, ये दे रखा है MADURAI, जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें +3 करते जाइए केवल। तो +3 कर देंगे तो 16P हो जाएगा। इसमें +3 कर देंगे तो ये D हो जाएगा। इसमें +3 कर देंगे तो G हो जाएगा। इसमें +3 कर देंगे तो ये X हो जाएगा। इसमें +3 कर देंगे तो 18 और 3 21 U हो जाएगा। इसमें +3 कर देंगे तो D हो जाएगा। इसमें +3 कर देंगे तो ये L हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो PDU ये डी ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आशा करता हूं सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सी बात है। चलिए आइए अगले प्रश्न में हम लोग देखते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारा इसी तरीके का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो जो क्वेश्चन ये रखा गया है जम्बल सीरीज से, जम्बल सीरीज का आपने नाम सुना होगा, आपने क्वेश्चन तो किए होंगे, लेकिन जिसे जम्बल सीरीज टॉपिक बोलते हैं। सिंपल सी बात है, इस सीरीज को बनाते कैसे, पहले इसका रूल समझाता हूं। सबसे पहले इस सीरीज को आप इस तरीके से गिन लीजिए, कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अगर 18 वर्ड्स बन रहे हैं इसमें, 18 वर्ड्स अगर बन रहे हैं, 18 लेटर, तो सिंपल सी बात है, या तो 3 3 के लेटर बनेंगे या 6 6 के पेयर बनेंगे। अगर आप 20 वर्ड बन रहे हैं, 20 लेटर हैं, तो 4 या 5 के बनेंगे। अगर यहाँ पे 16 लेटर होंगे इसमें, तो सिंपल सी बात है 4 4 के पेयर बनेंगे। अगर यहाँ पे लेटर अगर आपके 15 हैं, तो लेटर 3 के या 5 के बनेंगे। अगर लेटर इसमें 12 अक्षर होंगे तो 3 के या 4 के बनेंगे। यही इस सीरीज का रूल है। आप इस रूल से इसको आसानी से सोल्व करते हैं। चलिए आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन पर हम लोग करते हैं, सिंपल सा तरीका है। पहले देखो, मुझे 3 3 के पेयर बना के प्रयास करता हूं मैं, और ऑप्शन भी आपके देख लीजिए। ऑप्शन में क्या आ रहा है, 3 में आप 2 में जेड आ रहा है, हो सकता है जेड ही लगाए पहले, ये भी एक ट्रिक है। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे देखो एक्स वाई, और मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ, एक्स वाई जेड हो रहा है। तो अगर मैं लिखूंगा क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, ये बन रहा है। इसका एक सीरीज जेड बाई एक्स, अब यहाँ पे रखूंगा मैं, क्या रख दूंगा, एक्स। तो ये मेरा हो जाएगा जेड बाई, अब यहाँ खाली स्पेस है तो यहाँ मैंने एक्स रखा। अब यहाँ पे एक और हो गया, इधर मैं खींच के देखता हूं, एक लाइन और खींचता हूं, इधर एक लाइन खींचता हूं। अब यहाँ सिंपल सी बात है, आपको दिख रहा है एक्स बाई जेड, जेड बाई एक्स, एक्स बाई जेड, जेड बाई एक्स। सिंपल सी बात, कुछ भी नहीं यहाँ पे, बिल्कुल भी है, बस आपको पेयर बनानी। जो मैंने अभी रूल समझाया उस रूल से हम लोग चलेंगे। तो ये हमने जेड लिखा, फिर उसके बाद एक्स लिखा, फिर एक लाइन खींचेंगे, फिर उसके बाद जो आएगा एक्स बाई जेड रहेगा, ये आ गया। फिर एक लाइन खींच देंगे यहाँ पे, जेड बाई एक्स रहेगा यहाँ पे, फिर ये बाई आ जाएगा, तो एक लाइन फिर हो जाएगी। फिर उसके बाद आएगा एक्स जो नीचे आ गया, बाई जेड रहेगा, फिर एक लाइन हो जाएगी। अब सिंपल सी बात है, यहाँ एक्स आ जाएगा बाई, और यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे जेड होगा, इधर हो जाएगा आपका एक्स जेड, जेड बाई एक्स। अब हमने कौन कौन से वर्ड्स बनाए, तो वर्ड्स जो बनाए ना, जेड बनाया, एक्स बनाया, बाई बनाया, बाई बनाया, और उसके बाद एक्स बनाया और जेड बनाया, ये जो होगा उस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो एक कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, जेड, आपका जेड हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, बाई बाई हो जाएगा, और एक्स जेड, तो बी ऑप्शन मिल रहा है। तो आशा करता हूं समझ में आया हो। बहुत ही मैंने टाइम लेकर इस क्वेश्चन को कराया,
तो देखो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, एग्जाम आ चुका है आपके सर पर, आपको अपनी तैयारी रखनी है भरपूर तरीके से। तो हम लोग इस क्लास को आज यहीं समाप्त करते हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा आप बेहतरीन तरीके से मेहनत करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है क्लास तो आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं कोई स्पेशल टॉपिक पढ़ने की अगर कोई आपकी इच्छा है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में आप जाहिर कर सकते हैं। और इसी के लिए आज की क्लास की समाप्ति लेता हूं मैं। जय हिंद, जय भारत।